वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। 2014 से जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की विश्वसनीयता, भारतीय साख बढ़ी है। और मैं जानता हूं, पहले भी मैं विदेशों में गया हूं, क्योंकि पहले भी मैं सक्सेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुका हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुका हूं। कई दुनिया के देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहले भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कोई बात रखता था तो मैं देखता था कि जिस गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को लेना चाहिए, उतनी गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को लिया नहीं जाता था। लेकिन आज यदि भारत कुछ बोलता है, आपको जानकर बेहद खुशी होगी। शायद दुनिया का सबसे धनवान देश और ताकतवर देश अमेरिका में माना जाता है, वह भी भारत की बातों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनता है और उसके अनुसार करने की अपनी तरफ से कोशिश की जाता है। ये साख सारी दुनिया में भारत की ये बढ़ी है। क्यों बढ़ी? बड़ी इसलिए है कि एक तो हमारे यहां स्ट्रांग लीडरशिप है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा सभी को। मोदी जी के रूप में एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व भारत को मिला है, इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अथक परिश्रम करने वाला, दिन रात परिश्रम करने वाला। मैं तो कभी कहता हूं, हम लोग तो साथ काम किए। मैंने कहा आपको नींद आती है कि नहीं, कैसे क्या करते हैं? मैं देखता हूं चेहरे पर जो एक वही आपको ग्लैमर हमको देखने को मिलता है, ग्लो, आपके चेहरे पर ग्लो देखने को मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, मुझे बताया 3-3.5 घंटे सोते हैं। और नेतृत्व भी सशक्त होता है, प्रभावी होता है। तो मैं समझता हूं कोई संस्था हो अथवा कोई राज्य हो तो केंद्र हो, उसके विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और लगातार वो अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहे हैं। भारत की ताकत का जहां तक सवाल है, आप इस सच्चाई को भी स्वीकार करेंगे कि दुनिया के किसी भी देश की ताकत का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? 2 चीजें होती हैं। एक होती है डिफेंस कैपेबिलिटी, सुरक्षा की, देश की रक्षा करने की, देश की सीमाओं की रक्षा करने की उसकी क्षमता है। और दूसरा होता है कि उस देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, उसकी साइज क्या है, उसका आकार क्या है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश की इकोनॉमी की साइज बहुत बड़ी हो गई है। काश यदि कोरोना न आया होता और अभी जो यूक्रेनियन क्राइसिस, रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस में पैदा हुई होती, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आज हमारी इकोनॉमी की साइज मोर देन $3.25 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगी। लेकिन हम यही संतुष्ट नहीं हैं। आज तो हम दुनिया में 6ठे स्थान पर हैं इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। हम तो लाना चाहते हैं इस भारत को, और हमारे प्रधानमंत्री जब से उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला उसी समय कहा था कि हमारा स्वप्न वह है जल्दी से जल्दी आगामी 10 वर्षों के अंदर हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में, 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो। हम तो वह नहीं देते और होगा, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कोरोना क्राइसिस के कारण कभी कभी महंगाई की भी चर्चा होती है। कोरोना का संकट कितना बड़ा है, आप उदाहरण बहुत दिए जा सकते हैं। मैं केवल एक ही बात में कहता हूं, अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान, सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका में जितनी महंगाई इस समय है, 40 वर्षों के इतिहास में अमेरिका में इतनी महंगाई कभी नहीं है। चाइना के समक्ष भी यह संकट है। जीडीपी की ग्रोथ रेट के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। इस क्राइसिस के बावजूद, यूक्रेनियन क्राइसिस और यहां की ये जो कोरोना की क्राइसिस है,
कोरोना क्राइसिस को लोग मानते हैं कुछ लोगों को जुकाम हो गया होगा, बुखार हो गया होगा, कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी, या कोई बड़ी चीज के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मार्केट की उपज का कितना प्रभाव पड़ता है? लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी दे देती है, सारे काम धाम बंद हो जाते हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। मैं समझता हूं इस वर्ग के बीच खड़े होकर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। लेकिन उस चुनौती का भी बखूबी मुकाबला किया। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना की क्राइसिस, कोरोना के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से काम किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी प्रशंसा की। ये तो मैं नहीं कह रहा। और जिस इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, माने जाने 3 दिन पहले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक वित्तीय संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई है। उस वित्तीय संस्था की रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो भी यहां की गवर्नमेंट ने जो किया है, उसकी भूरी प्रशंसा की। अब क्या क्या कहा है, शायद हमारे पास रिपोर्ट पर नहीं है, नहीं तो मैं उसकी भी जानकारी आप सबको दे देता। लेकिन कई बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। वो रिपोर्ट हमारे पास इस समय नहीं है। हाँ, अब एजेंसी की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है, और हमारा एक्सपोर्ट एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इन सब क्राइसिस के बाद एक्सपोर्ट के मामले में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे भी हमारी बढ़ने की संभावना है। और इस कोरोना क्राइसिस और यूक्रेनियन क्राइसिस के बावजूद अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड पर एक मेजर एग्रीमेंट साइन भी हम लोगों ने किया है इस क्राइसिस में, और हमारे अन्य पार्टनर कंट्रीज के साथ भी ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अरे दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी हमारा ट्रेड कैसे बढ़े, इकोनॉमी की साइज बढ़ी करना चाहते हैं, तो केवल भारत में जो कुछ कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों से भी तो हमारा कोई व्यापारिक रिश्ता होना चाहिए। आज जल्दी दुनिया का कोई देश आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, जब तक आपकी ताकत, आपके पोटेंशियल का उसको एहसास नहीं होगा, जब तक आपकी ताकत आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तब तक आपके साथ एग्रीमेंट क्यों करेगा? आप ये कह सकते हैं कि आप एग्रीमेंट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? एग्रीमेंट चर्चा नहीं इसलिए कर रहे। डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को भी हमारे यहां बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी देश की महंगाई को रोकने के लिए कई मेजर स्टेप्स उसने उठाए हैं। इस बात को भी सारी दुनिया में सराहा गया है, आपको जानकर खुशी होगी। जनधन योजना 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व मोदी जी ने संभाला, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर सारे भारतवासियों को बैंकिंग सिस्टम के साथ, बैंकिंग सिस्टम के साथ, और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़। यह अपने में कोई छोटी बात नहीं है, करिश्मा को यह मानता नहीं था। गांव में झोपड़ियों में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भारत में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा, यह कैसे संभव है? इसको करके हम लोग दिखाएं। अब देखिए करप्शन, ये आप स्वीकार करेंगे, डिजिटाइजेशन काफी हद तक हुआ है। अब आज फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जन सामान्य को जुड़ जाने का परिणाम यह हुआ है कि हम कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस अथवा किसी मामले में कोई सुविधा अथवा कोई चीज मुहैया कराना चाहते हैं, तो सीधे का सीधे हम उसके खाते में पहुंचाएंगे। वह कुछ पैसा निकालना चाहता है तो सीधे मोबाइल पर जाता है, मोबाइल से अपने पैसा अपने बैंक के खाते से वही मोबाइल पर निकला, मोबाइल से सामान खरीदना, सामान खरीद लिया। लीकेज की संभावना धीरे धीरे कर बिल्कुल मिनिमाइज होती है। लोग कहते हैं करप्शन को कैसे अंकुश लगेगा? सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही करप्शन पर अंकुश लगाया जा सकता है। केवल संस्कारित करके ही करप्शन में अंकुश नहीं लगाया जाता। इस दिशा में भी हमारी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त काम किए। अब यहां तक जीएसटी, यहां पर व्यापार जगत से लोग बैठे होंगे, जीएसटी में करिश्मा काम हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बल्कि दुनिया की फाइनेंशियल
हाईली रूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी कहा है जीएसटी को लेकर करिश्मा हुआ है। और एक ही अप्रैल के महीने 1,60,000 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये अपने में रिकॉर्ड है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। अब सब लोग किसी को पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। अब तो इनकम टैक्स वगैरह के मामले में आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको कमिश्नर से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अब डिजिटल हो गया। यानी करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए, लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए भी कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि बिजनेसेस के लिए और समाज के अन्य वर्गों के लिए भी हमारी गवर्नमेंट रेड टेप की जगह रेड कारपेट मुहैया कर रही है। और ऐसे ही मैंने कहा कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है और इससे भी अधिक कई एक्सपोर्ट हुआ है। दूसरी चीज, अब टेक्नोलॉजी वगैरह की बात यहां पर नहीं करूं, हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा इस समय, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफेंस में बोल दूं, नहीं तो घंटे भर लग जाएंगे इसी। मैंने कहा ना कि किसी देश की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए डिफेंस कैपेबिलिटी का होना यह बहुत आवश्यक है, रक्षा की क्षमता का। अब मैं रक्षा मंत्री हूं, मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई आप तो अपनी पीठ सब दबाएंगे, लेकिन यकीन रखिएगा कम से कम मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग मुझे जानते होंगे नजदीक से, मैं अनावश्यक किसी बात को बहुत एग्जैगरेट करके लोगों के सामने रखना, अगर आंखों में धूल झोंकना या प्रकृति में नहीं रहा। हो सकता है किसी को लगता हो कि हमारी प्रकृति में है, लेकिन सामान्यतः मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करता हूं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, इस बार जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हुआ है, भारत ने अपनी ताकत का संदेश सारे विश्व को दे दिया। यह देश ऐसा वैसा देश नहीं है, परिणामों की चिंता नहीं करेगा, लेकिन स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। यह है भारत। एक दो तीन वाक्यों में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ खामियां तो सभी जगह निकालने की जरूरत पड़ती है। यदि मैं निकालना शुरू कर दूं तो एकदम बिल्कुल कई दिन लग जाएंगे भाषण करने में। क्या क्या हुआ, लेकिन पहले क्या होता था, हर सामान, हर कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई इक्विपमेंट हो, एमिनिशन हो, यह सब कुछ दुनिया के दूसरे देशों से लोग मंगवाते थे। इंपोर्ट करने में क्या क्या होता था ये भगवान। लेकिन अब हम लोगों की यह कोशिश है कि हम अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रखना चाहते। हम भारत को सेल्फ रिलायंट भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत।